अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं दूसरों के लिए। अल्लाह ताला कब किसको ज़रिया बना देता है औरों की मदद के लिए। आज हम अपने शो पर आपकी मुलाकात दो ऐसे ही इंसानों से करवा रहे हैं जो ख़ास तौर से ऐसे बच्चों के लिए काम करते हैं जिनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। कई साल पहले इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की सबसे पहली, जिसे कहते हैं ना, अगर डिजिटल हेल्थ केयर की बात करें तो बच्चों के लिए एपिलेप्सी की हेल्पलाइन भी शुरू की थी और अब माशाल्लाह से ये एक इदारा भी चला रहे हैं शिफाम के नाम से। और अब अनकरीब जो है वो 2 फरवरी को बीच लग्जरी होटल में एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं जिसका नाम एम्पावर एबिलिटी रखा गया है। आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि इनका ये डिजिटल हेल्थ केयर से शिफाम तक का जो सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा और क्या क्या मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा है। आइए जी, हम आपकी मुलाकात दो हीरोज़ से करवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिफाम हेल्थ टेक प्राइवेट लिमिटेड, शिफाम पीड्स न्यूरोलॉजी एंड वेलनेस प्लेस की CEO लैला जतोई यहाँ पर मौजूद हैं एंड ऑफ कोर्स इनके जो डायरेक्टर हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं, डॉक्टर रमन कुमार भी यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय शो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो लैला आपसे जानना चाहूँगी, ये डिजिटल हेल्थ केयर से आपने शुरू किया कोविड के ज़माने में, ख़ास तौर से बच्चों की एपिलेप्सी की एक हेल्पलाइन आप पाकिस्तान में लेकर आई पहली मर्तबा, और फिर ये शिफाम का सफ़र, ये कितने अरसे का सफ़र था और क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी थी कि आपने ये आगाज़ किया? So thank you so much for having us. पहले तो My pleasure. So we started off actually शिफाम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शक्ल में पहले इंट्रोड्यूस हुआ इन 2019। अच्छा। तो जब कोविड हिट हुआ उससे पहले वी वर लकी इनफ कि हमारा ये इन हाउस एक प्रोडक्ट बना हुआ था। अच्छा। सो इस पे आप ऑनलाइन यू कुड डू डॉक्टर कंसल्टेशंस, ठीक है, लैब टेस्ट जो है और क्या नाम है मेडिकेशन की डिलीवरी। सो दैट वाज आवर इनिशियल जर्नी। हमने वहाँ से स्टार्ट लिया। फिर उसके बाद आई थिंक कोविड हैपेंड। तो जब कोविड हुआ तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने लगी, ऑनलाइन हो गई। बिल्कुल और सारे OPDs वगैरह सब कुछ बंद हो चुके थे। ठीक है। एंड ऑब्वियसली कोविड वाज अ टाइम कि इट वाज एन अनप्रेसिडेंटेड टाइम। हमें पता ही नहीं था कि क्या हमने एक्सपेक्ट करना है। तो आई थिंक उस टाइम पे टेली मेडिसिन के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी रूनुमा हुए एंड शिफाम वाज वन ऑफ द लीडिंग वंस amongst those and lucky for us we had a product ready and तो हमने लॉन्च ही करना था। ठीक है। फिर जो है चलते चलते हम ऑब्वियसली जैसे हर प्रोडक्ट के साथ आप जो है एक्सप्लोर करते जाते हैं। तो मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर रमन कुमार के साथ एंड मेरा इंटरेस्ट भी था पीड्स न्यूरोलॉजी की तरफ और ये भी ऑब्वियसली। यू आर नॉट अ डॉक्टर? आई एम नॉट अ डॉक्टर, नहीं जी। आई कम फ्रॉम अ क्रिएटिव बैकग्राउंड। ओके जी जी ठीक है। सो वी डू हैव आवर पेरेंट कंपनी इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर हाउस एंड वी मेक सॉफ्टवेयर। सो दैट्स हाउ शिफाम केम इनटू एग्जिस्टेंस। अच्छा जी जी। तो फिर डॉक्टर रमन से मुलाकात हुई तो डॉक्टर रमन एंड आई वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन एपिलेप्सी क्योंकि हमने कहा कि मिर्गी जो है वो एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट हमारे यहाँ पे जो है कंडीशंस है एंड इतने बड़े पैमाने पे किसी ने उस पर काम नहीं किया था। तो वी थॉट ऑफ डूइंग, हमारे पास कॉल सेंटर के एजेंट्स थे तो हमने फिर कैनेडियन आई थिंक चाइल्डहुड एपिलेप्सी फाउंडेशन को रीच आउट किया। उन्होंने मॉड्यूल शेयर किया हमारे साथ, हमने मॉडिफाई करके अपने पूरा ट्रेनिंग डॉक्टर रमन ने जो है सारा, और कुछ इनके साथ एक ग्रुप थे मेडिकल स्टूडेंट्स की, उन्होंने हमारे सारे एजेंट्स वगैरह को जो है वो ट्रेन किया और हम फिर गए इस्लामाबाद ऐवान सदर एंड काम शुरू कर दिया। जी जी बिल्कुल, सोचा नहीं। यस वी डिडंट थिंक लेफ्ट, वी डिडंट थिंक राइट, वी जस्ट लाइक जंप्ड इनटू इट। अच्छा लैला, अक्सर देखा ये जाता है कि इस तरह के जो NGOs होते हैं या इदारे होते हैं, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो तब जन्म लेती हैं जब कोई ना कोई ऐसा हादसा या कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस अल्लाह ताला उनको करवाता है और मुश्किल वक्त से गुजारता है और फिर वो इस तरह की एक बड़ी सोच भी देता है एक हिम्मत और ताकत के साथ। तो were you going through something जब आपने सोचा? If I go back, I actually mashallah have 4 boys and 2 of my boys have ADHD. अच्छा जी जी। So मेरा अपनी जर्नी जो थी ना that started off with children you know who had challenges focusing
कंसंट्रेशन के हवाले से। सो मेरी अपनी एक पर्सनल स्ट्रगल भी इसमें रही है। एंड ऑब्वियसली जब आप खुद एक चीज़ के थ्रू गुजरते हो तो आपको उसकी इम्पोर्टेंस का भी अंदाज़ा होता है। आपको दूसरे पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके जो चैलेंजेस होते हैं, उनके बारे में भी आपको पता चलता है। सो दैट आई थिंक किक स्टार्टेड बेसिकली एवरीथिंग। फिर हम एपिलेप्सी जब हमने किया तो हमने कहा कि अच्छा अब एपिलेप्सी कर लिया है, फिर हमने क्लिनिक एपिलेप्सी का रन करने शुरू किया। सो देन इन 2001 वी ऑल्सो स्टार्टेड 2001 में हेल्पलाइन लॉन्च की। 2002 में हमने अपना पहला एपिलेप्सी का क्लिनिक स्टार्ट किया। एंड डॉक्टर रमन एक एंजल की तरह आपकी लाइफ में आई है ना? बिल्कुल। और ये सारा कुछ जिसे कहते हैं ना, कैसे मटीरियलाइज करना है, इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल आई थिंक वो अल्लाह ताला रास्ते बनाई देता है। व्हेन देयर इज 2 or 3 पीपल विद द सेम इंटेंशन, विद गुड इंटेंशंस, वो आपकी राहें जो है वो क्रॉस हो ही जाती हैं। सही है। फिर हमने अच्छा, मैं डॉक्टर रमन से ज़रा जानना चाहूँगी, ये जो आप तो डायरेक्टर हैं यहाँ के, मेडिकल डायरेक्टर हैं। बेसिकली जो ये ऑर्गेनाइजेशन है शिफाम के नाम से, जो आप हेल्थ टेक, ये आपका प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें क्या क्या हो रहा है? देखें, इसमें बेसिकली मेरा ताल्लुक, मैं जैसे कि लैला ने बताया कि मैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, जिसका काम बच्चों के जहनी और दिमागी अमराज को देखना है। ठीक है। तो मेरी स्पेशलाइजेशन बेसिकली पीड्स न्यूरोलॉजी है। तो उसमें बेसिकली 3 मेन डोमेन्स होते हैं। एक होते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, जिसमें बच्चों के जो जहन की जो कनेक्शंस होते हैं, जो जब बच्चे बन रहे होते हैं और पैदाइश के बाद का जो एरिया होता है, जब ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, अगर उसमें कोई गड़बड़ हो रही होती है, तो उससे उन बच्चों के मिजाज में बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। जैसे हम ADHD की अभी हमने एक बात की कि डिफरेंट वायरिंग है, डिफरेंट कनेक्शन है उन बच्चों का, तो वो एक जगह फोकस नहीं कर सकते, एक जगह जो है वो बैठ नहीं सकते, उनमें फोकस का फुकदान होता है। आपके पास जैसे अगर बच्चे आते हैं, पेरेंट्स लेकर आते हैं, तो वो कौन सी एज में डिटेक्ट कर लेते हैं कि जी एज अर्ली एज हम 18 मंथ्स में ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व मतलब सामने आना शुरू हो जाती हैं। 18 मंथ्स जी हाँ, बिल्कुल। पेरेंट्स आजकल जो है बहुत, चूँकि अवेयरनेस बहुत अच्छी हो गई है, तो जल्दी ले आते हैं कि हमारी बात नहीं सुन रहा बच्चा जो है। तो एक तो ADHD है। वो सिम्टम्स थोड़े से बताइएगा ताकि लोगों को अगर है थोड़ी सी अवेयरनेस भी हो कि अगर तो इस तरह मैं बेसिकली कुछ ग्रुप्स में अगर आपको बता दूं कि एक तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में देखता हूँ, जिसमें ऑटिज्म है, ADHD है, जिनके मैं भी सिम्टम्स आपको बताऊंगा। एक है एपिलेप्सी, बच्चों में मिर्गी के अमराज जो होते हैं, और एक है सेरेब्रल पाल्सी, जिसमें ब्रेन बेसिकली डैमेज होता है पैदाइश के टाइम, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, डिफ़िकल्ट डिलीवरीज़ की वजह से, हमल के दौरान जो है अच्छे से ग्रोथ ना होने की वजह से बच्चे की, तो जिनका ब्रेन डैमेज होता है, जो जिनमें फिज़िकल माजूरी होती है, उन बच्चों में, उनको सेरेब्रल पाल्सी कहा जाता है। जो चलने फिरने की सलाहियत उनमें इतनी अच्छी नहीं होती। और जो एक और ग्रुप है जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसमें जहानत की माजूरी होती है। चलता फिरता बच्चा होगा लेकिन जहनी तौर पे कमज़ोर होता है, जिसमें लर्निंग की डिसेबिलिटीज़ होती हैं। और ये चीज़ें काफ़ी सिम्टम्स सामने आते हैं। ये पेरेंट्स सिम्टम्स की जहाँ तक बात करें हम, तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में आजकल सबसे ज़्यादा जो बहुत कॉमन हो गया है और बहुत ज़्यादा अलार्मिंग लेवल पे है कि हर 36 में से एक बच्चा जो है वो ऑटिज़म उसको है। ऑटिज़म में एक ऐसा ऑटिज़म की सारे जो भी सिम्टम्स हैं आप ज़रूर बताइएगा। एक ब्रेक आ रही है, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे। आज का शो आप लोगों ने मिस नहीं करना है। बहुत लोग, मैंने जैसे कहा कि बड़े बड़े काम कर रहे हैं, आज इनमें से ही 2 हीरोज़ से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और इवेंट के बारे में भी आपको सारी डिटेल देंगे जो 2 फरवरी बीच लग्जरी होटल में होने वाला है। स्टे विद अस। अच्छा जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स और लैला जतोई और डॉक्टर रमन कुमार हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं ऑटिज़म के हवाले से। किन पेरेंट्स को थोड़ा सा अलार्मिंग हो जाना चाहिए कि ये इस तरफ ऑटिज़म की तरफ जा रहा है। एंड बीइंग अ पेरेंट मैं आपसे भी ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपको भी कब लगा था ये जी। ऑटिज़म बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसको मैं कहता हूँ कि ये एक डिसऑर्डर है, कोई बीमारी नहीं है। सही है। मैं कहता हूँ ये मिजाज का मसला है जिसमें बच्चे सोशलाइज और कम्युनिकेशन, जो कि बहुत अहम सतून है हमारी डेवलपमेंट के, नशोनुमा के लिए, डेवलपमेंट के लिए
हमें बच्चे को कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत होती है, जिसमें स्पीच एक छोटा सा फैक्टर है। इसके अलावा आई कांटेक्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जब बच्चे हमसे आई कांटेक्ट करते हैं वो अपनी बात को पॉइंट आउट करके समझाते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑटिस्टिक बच्चों में ये चीज़ें नहीं होती हैं। अच्छा। वो अक्सर औकात वो अपनी बात को समझाने से जो है वो कासिर रहते हैं, वो समझा नहीं पाते अपनी बात। इसी तरह वो सोशलाइज नहीं कर सकते, वो बच्चों में खेल नहीं सकते, उनको अपना अलग थलग रहना पसंद होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट होता है कि एक काम को बार बार करना, रेपिटेटिव मूवमेंट्स करना उनमें जो है वो उनमें उनके मिजाज में शामिल होता है। ठीक है। तो ये बच्चे जो हैं इनको हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे कहते हैं। और एपिलेप्सी की अगर बात करें थोड़ी सी, एपिलेप्सी में एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चों के जो हमारे दिमाग में बच्चों के जो कनेक्शंस होते हैं वो इतने मजबूत नहीं होते, जिसकी वजह से उनकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है दिमाग में, जिसको हम आम अल्फाज में कह सकते हैं कि जो वायरिंग है उसमें स्पार्किंग हो रही होती है, उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो स्पार्क हो रहा होता है, जिसकी वजह से दौरे या झटकों की सूरत में जो है वो सामने बच्चों में आती है। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे बैठे बैठे अचानक कहीं खो जाते हैं, एकदम से एक जगह देखना शुरू हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं और फिर वापस से आ जाते हैं। कभी कभार हाथों की मूवमेंट्स होती हैं, आँखों का ऊपर चढ़ जाना, बिल्कुल बेहोशी वाली कैफियत होना। तो दौरा या झटका जो है ये भी ये एपिलेप्सी की अलामात में से शामिल है। सही है। आपको लैला कब ऐसा इंडिकेट हुआ कि मुझे अब ज़रा डॉक्टर को दिखाना चाहिए? सो इनिशियली जो था एवरीथिंग वाज ओके, बट मुझे फील हुआ कि एट 6 months, बिकॉज मेरे 2 बड़े ऑलरेडी बच्चे थे, तो यू नो व्हेन आई वुड कंपेयर कि समथिंग इज़ नॉट राइट, एंड ऑब्वियसली एज अ मदर आपको पता होता है। So I kept telling everyone कि मुझे लगता है there's something different about this child. अक्सर पेरेंट्स तो छुपा भी लेते हैं। जी नहीं, मैंने कोई छुपाया नहीं। मैं तो I used to question them कि मैंने कहा कि अगर मुझे लग रहा है please verify and tell me that I am wrong or I am right. तो excessive hyperactivity, मतलब एक जगह में बिल्कुल वो बैठता ही नहीं था। He would be on the go constantly. So मैं इतनी थकी और exhausted होती थी। अच्छा, अगर कोई एक्टिविटी मैं करा रही हूँ तो वो एक्टिविटी मतलब वो 5 मिनट तक की सलाहियत भी नहीं थी फोकस करने की। ठीक है। और इम्पल्सिव, मतलब जो चीज़ करनी है तो अभी करनी है। सही है। तो ये सारे सिम्टम्स मुझे बहुत डिफरेंट लगे। फिर मुझे लगा कि पेरेंटिंग का स्टाइल भी वही है, मतलब मैंने जो पेरेंटिंग बड़े दोनों बच्चों के ऊपर अप्लाई किया वो मैं इस पर अप्लाई कर रही हूँ। तो where am I wrong? What is it that I am doing wrong? And that is when I started, reading up on it. कि ये क्यों हो रहा है ऐसे। और अक्सर बहुत ज़्यादा रिसर्च और रीड करने के बाद ये भी पता चला कि it actually runs in families as well. अच्छा। So it genetically भी। Yes. So it runs in families. And then I started questioning my mother-in-law कि how was my husband as a child? How was my father-in-law as a child? तो जब वो अपनी चीज़ें मुझे बताने शुरू किया, मैंने कहा oh my God, so this is। उस टाइम पे तो मेरा ख्याल से ध्यान जाता भी नहीं होगा कि बिल्कुल। और फोकस मतलब उस टाइम पे वो कहते थे कि बच्चा शरारती है, बच्चा नॉटी है, बच्चा शरारती है। तो पेरेंटिंग का स्टाइल भी डिफरेंट होता था। अब ऑब्वियसली थोड़े से हम अवेयर ज़्यादा हो गए, हम ज़्यादा थोड़े बहुत पढ़ लिख लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं। इंटरनेट का ज़माना था, पता चल जाता है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाती है। सो इट वाज ईजियर फॉर मी टू नो कि अच्छा समथिंग इज़ नॉट राइट, समथिंग इज़ डिफरेंट। एंड आई टेल यू एज अ मदर आपको पता होता है। और बहुत सारे हमारे फैमिली में जो है ना, सबसे बड़ा एक डिलेमा ये होता है कि अगर माँ को लग भी रहा होता है कि समथिंग इज़ नॉट राइट विद एनीबडी विद द चाइल्ड, तो बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं आपका वहम है आपका। बट आई थिंक माँ को बिल्कुल वो जान लेती है। एंड अगर माँ कह रही है कि देयर इज समथिंग दैट इज़ नॉट राइट, आई थिंक दैट इज़ द टाइम बच्चा हैज़ टू गो फॉर एन असेसमेंट, हैज़ टू गो। डॉक्टर मुझे ये बताएं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना ज़रूरी है एक माँ का या पेरेंट्स का खुश रहना, डिप्रेशन से दूर रहना, एंजाइटी स्ट्रेस ना लेना? क्या ये चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं बच्चे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये, और बहुत इग्नोर्ड क्वेश्चन है ये। और इस पे चूँकि बहुत सारे लोग सोचते नहीं हैं। बच्चों की जो दिमाग की वायरिंग है और उसकी नशोनुमा है और उसकी बनावट है, उसकी जो है 2 चीज़ों पे वो डिपेंड करती है। एक है जेनेटिक और दूसरी है एनवायरनमेंट। अच्छा। और एनवायरनमेंट हमल से ही शुरू होता है।
तो आजकल तो बहुत सारी रिसर्चेज हैं कि जो जिस तरह का माँ म्यूज़िक सुनती है, जिस तरह का इवन आजकल जब हम बच्चों की स्क्रीन आवर्स की बात करते हैं कि बच्चा जो स्क्रीन ज़्यादा देखता है तो वो उसमें काफ़ी चीज़ें लैक करती हैं, उसकी कम्युनिकेशन, सोशलाइजिंग। लेकिन अब ये भी देखा जा रहा है कि जब माँ प्रेग्नेंट थी और वो कितना स्क्रीन देखती थी, उसका इम्पैक्ट भी जो है वो बच्चे पे आता है। सही कह रहे हैं। आपके बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल जब वो डिलीवर होगा उसके बाद में वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है ना, वो बच्चा भी। तो नेचर और नर्चर जो है ये चीज़ नशो नुमा में बड़ी ज़रूरी है कि जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट इट डज हैव एन इम्पैक्ट। सिर्फ तब नहीं जब बच्चा दुनिया में आ जाए, बल्कि जब वो पैदा हो रहा है और आप उसको लेके वो महसूस करता है। अल्लाह ने सबसे पहले बच्चे को जो सलाहियत दी है वो महसूस करने की सलाहियत दी है। तो जब बच्चा पैदा होता है वो अपने एनवायरनमेंट को परखता है, वो महसूस करना शुरू करता है, फिर बोलना शुरू करता है। पहले सुनता है फिर बोलता है, पहले महसूस करता है फिर एक्ट करता है। तो जो उसके महसूस करने वाला टाइम है वो उसको बहुत अच्छा मिलना चाहिए। उसके एहसासात को जो है बहुत तक़वियत मिलती है और वो बड़ा होके एक बहुत माशरे में जो है एक मजबूत पर्सनालिटी। तो वजह है ना जो हम कहते रहते हैं, लोग कहते रहते हैं खुश रहा करो, खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव रहो। हर चीज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है, लोगों पे पड़ रहा है, बच्चों पे पड़ रहा है, आने वाली ज़िंदगी पे पड़ रहा है। मुझे लैला ये बताएं, शिफाम की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या क्या होता है और किस तरीके से आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं बच्चों का? जी, सो हमारे पास डिफरेंट क्लिनिक्स में आ रहे होते हैं पेशेंट जो डॉक्टर रमन ही ये है किधर है ये? जी, हमारा फर्स्ट ब्रांच इज़ ऑन मेन शहीद मिलत रोड। अभी हम अपना इंशाल्लाह सेकंड के बाद जो है अपना सेकंड लॉन्च कर रहे हैं ब्रांच इन नॉर्थ नाज़िमाबाद। तो हम एपिलेप्सी के साथ जो बच्चे आते हैं उनको देखते हैं, सीपी के साथ बच्चे आते हैं उनको देखते हैं, ऑटिज़म हो गया, जितने भी न्यूरो डेवलपमेंटल और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और कंडीशंस होते हैं वो हम देख रहे होते हैं। फिर हमारे पास EEG एक टेस्ट होता है ब्रेन का, वो हम करते हैं। हमारे पास जेनेटिक टेस्ट है। हम एक्चुअली इन द लास्ट आई थिंक 1 ईयर हमने 4 लैब्स के साथ कोलैबोरेशंस किए हैं, 2 इन जर्मनी, 1 इन हांगकांग एंड 1 इन टर्की एज वेल। तो वहाँ पे आपकी पूरी जो होल एक्सोम और होल जीनोम टेस्टिंग है वो भी हम करते हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे। डॉक्टर नहीं है लेकिन ये हो गया सारी टर्मिनोलॉजी जो है ना वो डॉक्टर्स वाली। वैसे कभी सोचा कि चलो मैं अब इसको प्रैक्टिकली ज़रा पढ़ लेती हूँ, डिग्री हासिल कर लूँ? मुझे होता है कि जब टाइम मिलेगा तो शायद आई थिंक बहुत कुछ तो मैंने सीख ही लिया। नहीं, बहुत टाइम तो निकालना पड़ेगा, इससे बेहतर आप क्या जानती हैं। हम लोग एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अब हम आपको ज़रा इस इवेंट के हवाले से बताएंगे। ये जो एम्पावर क्या है, वो एम्पावर एबिलिटी के नाम से, ये नाम क्यों इन्होंने सोचा हुआ है, इस हवाले से भी ज़रा जानेंगे। स्टे विद अस। आ जाए जी, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे शिफाम हेल्थ टेक प्राइवेट लिमिटेड के हवाले से, थेरेपीज़ के हवाले से हम जान रहे थे। डॉक्टर मुझे बताएं वहाँ पर किस किस तरह की थेरेपीज़ करवाते हैं? देखिए, हमारे पास जो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट्स के मोडेलिटीज़ हैं, तो सबसे पहले एपिलेप्सी के लिए हमारे पास, जैसे लैला ने बताया, EG की सहूलत मौजूद है और वहाँ पे हमारे पास फार्मेसी है जहाँ पे हम दवाइयाँ वगैरह हमारे पास जितनी भी एपिलेप्सी से रिलेटेड हैं वो सब वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। हमारे पास एक डाइटिशियन है जिनके ज़रिए हम कीटोजेनिक डाइट्स एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट के लिए भी करते हैं। वो एपिलेप्सीज जो नॉर्मल दवाइयों से सही नहीं होती, जिनको हम रेजिस्टेंट एपिलेप्सी कहते हैं, ड्रग रेजिस्टेंट, उनके लिए हम कीटोजेनिक डाइट के ज़रिए जो एक तरीक़ाकार होता है, वो स्पेशल तरीक़ाकार होता है, वो ज़रा इस कीटोजेनिक डाइट से हटके होता है जो हम वेट कंट्रोल के लिए करते हैं। तो उससे उसको भी हम करते हैं। पड़ता है? मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ कि खाने पीने से भी आपका बिल्कुल ट्रीटमेंट इसका होता है। तो कीटोजेनिक डाइट्स हम वहाँ पे, हमारी जो डाइटिशियन है वो वहाँ पे करती हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास जो ऑटिज़म के बच्चे हैं और ADHD के न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के, उनके लिए थेरेपीज़ की सहूलियात मौजूद हैं, जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फ़िज़िकल थेरेपी, ये सारे जो हैं हम वहाँ पे मुहैया करते हैं। तो ये बेसिक जो है हमारा ट्रीटमेंट। क्योंकि डॉक्टर साहब बैठे हैं, एक सवाल आया कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या पता चल जाता है कि बच्चे को इस तरह का कुछ डिसऑर्डर हो सकता है?
और किस मंथ में पता चल सकता है? देखें, ये जो ब्रेन की जो डेवलपमेंट होती है वो अर्ली ऑन जो हम एनॉमली स्कैन करते हैं यूजुअली वो 20 वीक्स पे करते हैं। तो दिमाग की जो बनावट है उससे रिलेटेड जो मसाइल होते हैं बच्चे में, अगर दिमाग सही से बन नहीं रहा, उसके कुछ हिस्से सही से डेवलप नहीं हो रहे, वो तो उसमें पकड़े जाते हैं। अच्छा। लेकिन जहाँ तक दिमाग की वायरिंग का सवाल है, कोई स्पेशल डॉक्टर को, जैसे आप इसमें एक्सपर्ट हैं, हम तो सिर्फ औरत जाती है अल्ट्रासाउंड करवाती है, उसमें क्या ये डिटेक्ट हो जाता है? जी हाँ, फीटल अल्ट्रासाउंड जो एक्सपर्ट होते हैं जो एनॉमली स्कैन्स करते हैं उसमें ये काफ़ी चीज़ें स्ट्रक्चरल चीज़ें जो बनावट में जहाँ गड़बड़ है वो चीज़ें पकड़ी जाती हैं। लेकिन जहाँ तक वायरिंग का क्वेश्चन है कि दिमाग की जो वायरिंग जब वायर अप हो रहा होता है ब्रेन, तो वो डिटेक्ट नहीं होती हैं। वो एक सूरत में डिटेक्ट हो सकती हैं अगर उनकी जेनेटिक टेस्टिंग की जाए। लेकिन जेनेटिक टेस्टिंग आप तब करेंगे जब आपको किसी और बच्चे में ये अफेक्टेड बच्चा हो और उसका जेनेटिक डायग्नोसिस आपको मालूम हो। तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आप उसको पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, मतलब हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है, मतलब आप कुछ ना कुछ मालूम करवाना चाहे कर सकते हैं। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द इवेंट, एम्पावरेबिलिटी, व्हाई दिस नेम? सो द फोकस इज़ कि हम बेसिकली शिफ्ट चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो विद स्पेशल नीड्स हैं, हम उनकी एबिलिटीज़ पे फोकस करें। ठीक है। वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट द वीकनेसेस, वी ओनली वांट टू टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ्स, राइट? ठीक है। सो ये उनकी स्ट्रेंथ्स को एम्पावर करने के लिए, सो दैट्स व्हाई वी हैव नेम्ड इट एम्पावर एंड एबिलिटी, कि आप जो है उनकी एबिलिटीज शाइन कराएं। सही है। और इवेंट का ये है कि वी बेसिकली ब्रॉट ऑल द स्टेक होल्डर्स जो हमारे सोसाइटी में है, जिसमें आपके थेरेपी स्कूल्स हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, आपके जी बिल्कुल, और आपके हमारे जेनेटिक टेस्ट लैब्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको यू नो वीव जस्ट बिन working at mad hours trying to get everyone and connect everyone. So ये फेयर जो है ये इस नौयत का और इस तरीके का पहले कभी किसी ने नहीं किया। और ये आप लोग भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? ये हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जी बिल्कुल। सो इट्स आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस। एंड दूसरी चीज़ जो हमने इसमें किया हुआ है, विच आई थिंक डॉक्टर रमन कैन ऑल्सो टॉक अबाउट लेटर, कि हमने एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी की सिम्पोजियम, हमारा सिम्पोजियम भी अलॉन्ग साइड चल रहा होगा। ठीक है। सो 12 से 3 बजे जो है बाहर अंदर हॉल में, आज के दिन है संडे के रोज 2 फरवरी बीच लग्जरी होटल में। दैट्स करेक्ट। ठीक है। एंड इट्स फ्री फॉर ऑल? इट्स द स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन दे एंटर फॉर फ्री, एंड देन फॉर carers and parents it's a 500 rupee ticket, so they have to buy the ticket at the ticket wala, or they can also purchase the ticket at गेट पर आ जाएं, बिल्कुल गेट पे आए और वहाँ पे परचेज करें टिकट और आएँ। ठीक है। और अटेंड करें। अच्छा, आप क्या बता रही थी वो बच्चों का एक जी, तो मैं ये कह रही थी कि हमारी इस दफ़ा फेयर के साथ डॉक्टर्स की भी कनेक्टिविटी है। अच्छा। सो वी इनवाइटेड डॉक्टर्स, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट जिनके साथ हम काम करते हैं फ्रॉम पेशावर, मतलब ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, एंड देर ऑल कमिंग। सुबह में उनकी एक छोटी सी एक 3 to 4 आवर की सिम्पोजियम होगी। सिम्पोजियम के बाद द डॉक्टर्स विल ऑल्सो बी अवेलेबल। अच्छा। सो हमारे पास थेरेपिस्ट होंगे, हमारे पास डॉक्टर्स होंगे, हमारे पास जेनेटिक टेस्टिंग के लैब्स होंगे, हमारे पास देयर इज अ फुटबॉल क्लब दैट इज कमिंग देयर जो इंक्लूसिव फुटबॉल करती है और स्पेशल नीड्स के बच्चों को कराती है फुटबॉल। देन वी हैव अ लेडी हु डज आर्ट थेरेपी and she does art classes for again special needs Activities children. भी हैं बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जिस चीज़ का हमने यहाँ पे ख्याल रखा हुआ है कि वो सेंसरी नीड्स का बच्चों के। अच्छा। सो बहुत ज़्यादा म्यूज़िक लाउड नहीं होगा। हमने इन तरह के कलर्स का इंतखाब भी किया हुआ है जो ट्रिगर्स ना हो बच्चों के लिए। बाय द वे, ज़रा लोगों को भी आप नॉलेज दीजिए, हम तीनों ने आज ब्लू पहना जी इत्तेफाक से। जी। एंड आपने बताया कि ये ऑटिज्म का कलर है। Yes, so blue, it was a complete coincidence when I met Dr. Raman. मैंने कहा, oh, you know, we're both matching. And then हम जब यहाँ पे आए थे, you were also matching with us. So this is one of the colors. हमारा autism जो है वो NDD में आता है, which is blue. एपिलेप्सी का जो कलर है वो हमारा पर्पल है। अच्छा। और हमारा सीपी का कलर जो है वो लाइट टील ग्रीन है। अच्छा। सो हमने अपने इवेंट को भी 3 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। अच्छा। सो जितने भी एपिलेप्सी से रिलेटेड जितने भी आपके वहाँ पे लोग होंगे जिनको आप विजिट करना चाहेंगे वो आपके पर्पल जोन में होंगे। जितने आपके एनडीडीज होंगे जो ऑटिज्म के हवाले से लोग आ रहे होंगे, उनके सवालात वगैरह होंगे, थेरेपिस्ट से बात करनी है, पर्सनालिटी असेसमेंट करानी है, वो आपके सारे जो है ब्लू जोन में होंगे।
और फिर जितनी भी CP से रिलेटेड आपकी चीज़ें हैं वो सारी जो है वो आपकी ग्रीन्स हो। सो अ लॉट ऑफ थॉट हैज़ बीन पुट बिहाइंड दिस, अ लॉट ऑफ एफर्ट, यस, सब डॉक्टर्स को इकट्ठा करना इस प्लेटफॉर्म पे। सो it's been hard, but inshallah I'm very exciting, very exciting। देखिए वो कहते हैं ना, इट्स अ थॉट दैट मैटर्स, और पीछे जो आप लोगों का एक इंटेंशन चल रहा है इस सारी चीज़ को लेके, तो वो अल्लाह ताला तो मदद करेगा ही करेगा और इसको सक्सेसफुल बनाएगा ही इंशाल्लाह। लोगों से, आवाम से आप किस तरह की मदद चाहती हैं, क्या चाहती हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगी? डॉक्टर साहब आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, बेसिकली अच्छा दिन स्पेंड करें, आज अपना संडे जो है वहाँ पे आएँ, अपने बच्चों को लाएं। और एक चीज़ ये है कि ये जो भी जिन बच्चों को न्यूरोलॉजिकल चैलेंजेस होते हैं, कोई भी न्यूरोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस में ये होता है कि इंक्लूसिवनेस बड़ी ज़रूरी होती है कि हम उन बच्चों को अपनी सोसाइटी में इंक्लूड करें, जिसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो नॉर्मल हमारे न्यूरोटिपिक जो बिल्कुल ठीक ठाक बच्चे हैं जो अल्लाह ने हमें नेमत दी है, उनको भी इन बच्चों से मिलवाएं ताकि उनको भी अंदाज़ा हो, पेरेंट्स शुक्र करें कि हमारे बच्चे जो हैं वो कितने बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चे हैं उनमें एक ये चीज़ आए न्यूरोटिपिक में कि हमने इन बच्चों के लिए भी इंक्लूजन का एक निज़ाम कायम करना है, हमने इनके साथ रहना है और हम अपने को अपने में इंक्लूड करना है। तो ये सिर्फ ये ना समझा जाए कि ये फेयर जो है इसमें सिर्फ स्पेशल नीड्स वाले बच्चे ही और वो फैमिलीज़ जो स्पेशल नीड्स के साथ हैं उनकी केयर करते हैं वही आए, बल्कि जो नॉर्मल लोग हैं बिल्कुल ज़रूर आए ताकि आपको पता लगे और इस इवेंट को जो है कामयाब बनाए। ज़बरदस्त। आप कुछ कहना चाहेंगी लैला? जी मैं कहूँगी कि प्लीज़ आएँ, ये इवेंट जो है हमने पूरे कराची के लिए ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। स्पेशल नीड्स तो है, द एम इज़ देयर, बट दिस इज़ देयर अ प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन, जहां हमने बहुत एफर्ट करके सबको हम लेके आए। और एक्सेसिबिलिटी जो है ना वो बहुत उसको अचीव करने के लिए आपको बहुत कोशिश करनी होती है। तो हमने को अपने एंड पे हमने कोशिश की है। अब हमारी अपील ये है आवाम से, हमारी अपील कराची के लोगों से कि आप प्लीज़ आएँ, अपना टिकट लें, टिकट वाला से आएँ, देखें कि क्या क्या हमारे पास फैसिलिटीज़ है, बिकॉज कराची माशाल्लाह इज़ अ ह्यूज सिटी एंड इट हैज़ सो मच टू ऑफर, सो मच, और हम जानते भी नहीं हैं। बिल्कुल, तो यही बात है कि हमने आना है, हमने जानना है। अगर हमारे पास कोई इस तरह का चैलेंज आ भी जाता है फ्यूचर में, तो हमें पता होना चाहिए हु टू कनेक्ट टू, ठीक है। सो देयर इज अमेजिंग थिंग्स हैपनिंग ओवर देयर, देयर इज लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़, हमारा सेंसरी फ्रेंडली एरिया है, तो प्लीज़ आएँ और टेक पार्ट इन द फेयर, दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू से एंड make this a huge success. Wish you all the best. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ आने का। It's an opportunity for all of us कि हम किस तरह से इस कायनात को, इस दुनिया को, अपने मुल्क को, अपने लोगों को सर्व कर सकते हैं। आई थिंक इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हों, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ज़रूर जाना चाहिए। एक तो ये कि एहसास भी पैदा होता है हर एक इंसान के अंदर। सो बहुत सारी दुआएं हैं आप दोनों के लिए। जाते जाते मैं लैला से ये ज़रूर जानना चाहूँगी, लैला मुझे बताएं कि आपके जो बेटे कितने बड़े हो गए हैं? सो माशाल्लाह बड़े वाले तो अभी यूनिवर्सिटी ख़त्म करने वाले हैं एंड ही इज़ इन कनाडा। एक को ऑटिज्म है? नहीं, दे बोथ हैव, वन हैज़ ADD एंड वन हैज़ ADHD। अच्छा, ओके, ठीक है। वन इज़ इन grade 9 माशाल्लाह, and the other one is now completing university and he is going to graduate in May. Yes. So the world does not come to an end. आपने सिर्फ सही कनेक्शन ढूंढनी है और उनको के स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करना है। बस जी, ऐसे डॉक्टर्स हो ना हर किसी की लाइफ में, तो बस कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपना कुकिंग सेशन स्टार्ट करेंगे और आज क्या बन रहा है सरप्राइज, इस ब्रेक के बाद जानते हैं। स्टे विद अस। आ जाए जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स और अब हम अपनी कुकिंग का आगाज़ करेंगे। आज हमने दावत दी है हमारी बहुत ही
पुरानी गेस्ट कह सकते हैं क्योंकि ये पहले आ चुकी हैं लाइवली वीकेंड्स में। इसके अलावा मैं भी इनके घर जा चुकी हूँ और इन्होंने ही मुझे याद दिलाया। एज़ यूजुअल सारे गेस्ट मुझे याद दिलाते हैं। फैमिली सीक्रेट्स एक प्रोग्राम हम करते थे मसाला से, बहुत शुरू का टाइम है ये। तो इनके घर जाकर हमने ख़ास इनकी कुछ डिशेज़ इनसे बनवाई थी और चखी थी और इनकी फैमिली के बारे में जाना था। आइए जी, इनको एक बार फिर वेलकम करते हैं अपने शो पे। अब तो ये शेफ़ हो चुकी हैं, शेफ़ सादिया इकराम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सादिया? आप बताएं कैसी है? माशाल्लाह से लॉन्ग जर्नी, आपने इतने साल पुरानी वाली बात मुझे बताई है। और आपकी बिल्डिंग में देखिए जितने पुराने लोग थे और सबने मुझे पहचान लिया। मैंने नहीं पहचाना। कोई बात नहीं। आप डेली रोजाना इतने लोगों से मिलते हैं तो जी बिल्कुल ऐसा भी होता है कि बहुत दफा नहीं बहुत अच्छा लगा। नाम भूल जाते हैं, फेस याद रहते हैं, इस तरह भी होता है। बिल्कुल। तो शेफ बन चुकी है सादिया। जी क्या बात है। अब तो ट्रेनिंग दे रही है, योगा इंस्ट्रक्टर भी है भाई। योगा की भी क्लासेस दे रही हैं। योगा तो साथ साथ चलता है। वाह। मैं खिलाती भी हूँ, दुबला भी करती हूँ। क्या अच्छा खाना खिलाती है, मजेदार खाने बना के खिलाती भी और दुबला भी करती है। कहाँ पे दे रही है ट्रेनिंग? मुख्तलिफ जगहों पे। अच्छा, कोई पेज वगैरह है आपका इसका योगा का, अगर कोई आना चाहे? मेरा अपना इंस्टा का पेज है तो उसमें चीजें डाल रही होती हूँ। वेट लॉस पे हम ज्यादा प्रोग्राम पे बात कर रहे हैं। अपना पेज बता दें लोगों को, अगर लोग ज्वाइन करना चाहें, आपसे ट्रेनिंग हासिल करना चाहें, वैसे भी राब्ता करना चाहें। लेकिन पता है क्या, मुझे देखते सभी कहते हैं कि वेट कैसे कम होगा या हमारा पेट कैसे अंदर जाएगा। अभी ज़बानी चीज़ें नहीं बता सकते कि पेट कैसे अंदर होगा। भाई आप ना खाएं, कम खाएं या वॉक ज़्यादा करें, तो ये चीज़ें मिल के बात करने में पता चलती हैं। ऐसे नहीं है। हाँ, वो तो फिर वो कहते नहीं आप कुछ एक्सरसाइज ज़बानी बता दें। नॉट पॉसिबल। हाँ नहीं, ऐसे नहीं हो सकता बिल्कुल भी। अच्छा भाई, पॉसिबल क्या है आज की रेसिपीज? तो फिर क्या बन रहा है आज? हम बनाएंगे मटर पनीर। ठीक है, क्योंकि विंटर शुरू होती है, आप देखें हर जगह दावतें शुरू हो जाती हैं और भी पाए की दावतें। निहारी खा लें, पाए खा लें, इसके अलावा कुछ नहीं होता। बिल्कुल। बहुत कम जगह पे आप दावतें होती हैं। सरसों का साग, ये पुराने लोग नानी दादी पंजाब में हो रही होंगी ना दावतें, तो इसी तरीके से सरसों का साग तो पंजाब में ना भरपूर सर्दी भी तो होती है। ये बात, कराची में तो भरपूर सर्दी भी नहीं होती है ना। तो शायद चली भी गई, मुझे तो ऐसा लग रहा है। आती है और ऐसे ही चली जाती है। तो सब्जियां जो है सर्दियों में बहुत ज्यादा आती है, बहुत अच्छी सब्जियां आती हैं और मटर स्पेशली बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा, ये आप बना रही है मटर पनीर। हाँ। और दूसरी रेसिपी क्या है? हम क्विक जो है ना अचार बनाएंगे आज। अचार? जल्दी झटपट। दिल चाहते हैं सर्दी में कभी तेल वाला या सिरके वाला? दोनों चीजें हैं इसके अंदर। हम तेल भी डालेंगे, सिरका भी। और ये 1 वीक का बस, जैसे आप बना के इसको आप डेली यूज करें। हाँ, मेरे पास भी 1 वीक से रखा है फ्रिज में, खराब नहीं हुआ। अच्छा। हाँ बिल्कुल, आप खा। और किससे सीखा आपने ये किससे सीखा है? हाँ, ज्यादातर तो नानी दादी लोग बनाते हैं ना अचार। एग्जैक्टली, मेरी दादी बनाती थी। अच्छा। वो बनाती थी शलजम का अचार और पानी वाला जो होता है ना, सिरके वाला। हाँ, मेरी दादी भी यही बनाती थी। वो तो इतनी बड़ी बर्नियां होती थी उनके पास। जाता भी था सब जगह, सब पूरे खानदान में बंटता था। हाँ बिल्कुल। और क्या, लेकिन मैं जो बनाती हूँ इंस्टेंट बनाती हूँ। और ये मैं कहती हूँ आके ले जाए, 1 वीक वाला सही है, फिर दोबारा आएंगे ना, इसलिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, हम शुरुआत किससे कर रहे हैं सादिया? हम मटर पनीर बना रहे हैं। तो इसके लिए हम पैन हमने यहाँ रख दिया, चूल्हा भी हमने जला दिया। अच्छा, मुझे पसंद है कि किचन में जाएं और जल्दी जल्दी खाना बना लें। इतनी जल्दी ना बनाएं कि आप एक ब्रेक में हमें नहीं, देखिए हर घर में हर चीज़ तैयार होती है। रेसिपी आसान वाली है वैसे। एक तो ये जिसमें गोश्त गलना वलना कुछ नहीं है, और दूसरा अचार जिसमें सब कुछ इकट्ठा डलना है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। लेकिन देखिए बहुत सी, मुझे इसीलिए मैं इनको बातों में एंगेज करके रखी हूँ कि चलो बातचीत भी साथ में चलती रहे। हाथों से काम भी कर लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत आसान सी रेसिपी है और जल्दी बन जाती है। इतना कोई वो मुश्किल नहीं है कि आप किचन में जाएं सोचें कि क्या बनाएं। तो मटर सीजन में है और हर घर में देखिए मटर जब आ जाते हैं तो लोग छील के रख देते हैं फ्रीजर में। तो हमारे घर में ही मटर रखे हुए थे। ये मटर छील के हम ले आए, ताज़ा मटर है, बिल्कुल ठीक है। तकरीबन ये आधा किलो के करीब मटर होंगे। सही है। अच्छा, ये जो पेस्ट है ये है प्याज है इसमें 2 अदद। अच्छा। हाँ, और 4 टमाटर है। ठीक है। और लहसुन अदरक। अच्छा, क्या किया मैंने कि प्याज को छीला और टमाटर को ऊपर से कट लगा के, ठीक है, मैंने बॉईल कर लिया। प्याज को भी बॉईल किया? हाँ, और फिर उसको हमने पीस लिया, ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। इसी में मैंने अदरक और लहसुन भी डाल दिया था बॉईल करते वक्त। यस। अच्छा ठीक है, तो सारी चारों चीजें जो है ना वो नरम नरम सी हो गई, नरम है और टेस्ट भी डिफरेंट होता है। ठीक है, बॉईल करने से। बॉईल करने से अलग होता है। अगर आप कच्चा पीसेंगे उसका अलग होगा, काट के डालेंगे उसका अलग होगा। तो कच्चा बहुत ज्यादा कच्चा लगता है, ये बॉईल वाला अच्छा। हाँ, क्योंकि ये रेसिपी जल्दी बनने वाली है ना, तो इसमें हम इसको पीस के डालेंगे। 2 प्याज है, 4 टमाटर है, थोड़ा अदरक और लहसुन
बॉईल किया और बॉईल बहुत नहीं करना, जैसे गर्म पानी में और 5 मिनट डालना है और उसके बाद आप इसको इस तरह पीस के रख लें। और ये पेस्ट बना के भी रख सकते हैं, कभी भी आपको इमरजेंसी है, जल्दी गेस्ट आ गए आपके, तो आपने फ़ौरन से निकाला और बना लिया। ठीक है। तो पैन जो है ना बहुत तेज़ जो है ना गर्म हो चुका है, मैं इसको साइड कर देते हैं इसमें। और इसमें हम डालते हैं ऑयल। इसको मैं चूल्हा थोड़ा स्लो कर, वो ऑयल वहाँ पे रखा। जी जी ठीक है। ये ऑयल जो है तकरीबन आधा कप, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सब्जियां हैं, इतना अच्छा तेल ऊपर आएगा बुरा लगेगा। ठीक है। ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे दाल चावल बने हुए हों। मटर पनीर उस तरीके का, टमाटर, क्योंकि वैसे डेली आप यूज़ में पनीर नहीं खाते हैं, तो इस तरह बच्चे अच्छा हाँ, जब तक ऑयल हो रहा है आपने क्या डालना क्या है? मैं इसको थोड़ा सा मैं यूँ रख दी ताकि ये अभी करना क्या है हमें डालना है ज़ीरा। ठीक है। तेल गरम किया, उसमें हमने डाला ज़ीरा, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब डालेंगे। और कड़ी पत्ता जो पानी वाला हो गया ये। हाँ, इसको खुश्क कर लेते हैं ना। चलो हम यहाँ से खुश्क उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइड में रखे हुए हमारे। क्या बात है ना, खुश्क। हाँ सही है। जब ये कड़कड़ करेगा ना, बस उसके बाद हाँ बिल्कुल देसी खाने देसी तरीके से बनाएंगे। और ये हमारे पास है वही पेस्ट है हमारे पास, प्याज अदरक लहसुन जी। ठीक है। थोड़ा सा देखिए ये पॉप अप हो जाए और उसके साथ ही मैं ये पूरा डाल दूँगी। ठीक है। अच्छा, बाकी के मसाले हम सामने डालेंगे, ये बेशक आप डाल दें। थोड़ी सी इसकी भुनाई करते हैं, हम लोग ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं और आपको बताएंगे कि सादिया ने ये पनीर घर में बनाई है, कैसे बनाई है। मटर पनीर अज्जा: मटर 1 कप, पनीर 6 से 7 अदद, प्याज उबली पिसी 2 अदद, टमाटर उबले पिसे 4 अदद, लहसुन अदरक 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, हल्दी हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप, सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चमचा, फ्रेश क्रीम 3 चाय के चमचे, कड़ी पत्ते 2 अदद। यस, खुशामदीद। आज बन रहा है, आज वेजिटेरियन डे लग रहा है मुझे। यहाँ लाइक वीकेंड्स में मटर पनीर हमने बनाना शुरू किया है। ऑयल लिया, ज़ीरा और कड़ी पत्ते को कड़कड़ाया और वो पेस्ट डाल दिया आपने। ठीक है। पेस्ट में था हमारे पास 2 प्याज, 4 टमाटर, ज़रा सा लहसुन और ज़रा सा अदरक। ठीक है। और ये हमने इसको हल्का सा बॉईल करके इसको पीस लो, ये भी डाल दिया पेस्ट। ठीक है। ये भी तकरीबन इसमें भुन चुका है। अब इसमें जो हमारे मसाले थे ना थोड़े से, ये तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी हम इसमें डाल देंगे। ठीक है। और ये कुटी हुई लाल मिर्चें मैं पिसी हुई यूज़ नहीं करती हूँ, मोस्टली यही यूज़ करती हूँ। ठीक है। हाँ, कुटी हुई मिर्चें आपके टेस्ट के ऊपर है, वैसे तो ये बस 1 टीस्पून बहुत है। ठीक है। ज़ीरा हम डाल चुके हैं, नमक थोड़ी देर में डालते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये ज़रा बता दें सादिया, ये जो आपने पनीर बनाई है ना, हाँ, ये कैसे बनाई है घर में? बहुत आसान है। हाँ। और ये मैंने फ्लेवर में बनाई है, फ्लेवर्ड है। देखें क्या। हाँ, मैं वही कह रही थी। इसमें लाल कुटी हुई मिर्चें भी नजर आ रही हैं और जीरा भी है इसके अंदर, तो बहुत मज़े की है ये। सही है। तो मैं बताती हूँ इसको हम कैसे बनाई। अभी मैं बस इसमें ज़रा सा ये वो दही फाड़ के बनती है? नहीं, दूध फाड़ के। हाँ, दूध फाड़ के जो बनती है ना। दूध फाड़ के नहीं बनता है। दही को ही फाड़ेंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा। दूध को। यस, कोई बात नहीं। सही है। अच्छा, ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसमें मैं डाल देती हूँ, ये हमारे पास छिले हुए मटर हैं तकरीबन आधे किलो के करीब। ठीक है। और ये मैं पूरे इसके अंदर डाल देती हूँ। ये इसके साथ ही गल जाएंगे, ये कच्चे हैं। हाँ, ठीक है, ये उबले हुए नहीं है। नहीं। ज़रा सा पानी डालते हैं जब तक ये गल जाते, इतनी देर में हम आपको ये पनीर भी बता दें कैसे बनाया है। खास तरीका या स्पेशल? मैं इसमें नमक डाल देती हूँ तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। सही है। फिर हम टेस्ट कर लेंगे, कम होगा तो और डाल देंगे। ज़रा सा हम इसे पानी डाल देते हैं। ठीक है। कोई ज़्यादा मसाले नहीं है ना, कोई धनिया वनिया नहीं है। सब्जियों को ना उनके ही टेस्ट में खाना चाहिए। मसाले कितने खाने चाहिए? नहीं खाने चाहिए मसाले। अचार खा लेना, तो मसाले खा लेना। अच्छा, अचार भी मसाले नहीं है, आप देखिएगा। सही है। लोगों को मुझे लगता है फ्लेवर मिर्चों का लगता है कि मिर्चें होंगी तो फ्लेवर आता है, ऐसा नहीं है। ये कैसे बनाए थे आपने पनीर? अच्छा, बहुत सिंपल है। पनीर बनाने के लिए हमने क्या किया कि दूध था घर में 1 किलो रखा हुआ था। और ये फ्रेश मिल्क? जी, फ्रेश मिल्क है ना, डिब्बे वाला? नो, उसमें नहीं बनेगा ना। हाँ, फ्रेश मिल्क लिया और उसमें मैंने क्या किया, उसको गर्म किया। गर्म करने के बाद उसमें 1 चमचा मैंने नींबू का रस डाला और तकरीबन 2 चमचे खाने के उसमें मैंने सिरका डाल दिया। ठीक है, दोनों। ठीक है, डाल के
5 मिनट मैंने और चूल्हा जलाया होगा और फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया और हल्के से जब मैंने इसको चमचा चलाया ना तो पानी अलग हो गया और वो जो फट गया था दूध वो एक साइड पे हो गया। ठीक है, मैंने 5 मिनट उसको वैसे ही छोड़ दिया और फिर मैंने उसको छलनी में रख दिया। 10-15 मिनट तक आप उसको छलनी में रखें, उसके बाद क्या होगा सारा पानी तो उसका ड्रेन आउट हो जाएगा। बिल्कुल सारा पानी निकल गया, मैंने छलनी से निकाला और मलमल के कपड़े में रखा। ठीक है, मजीद उसको आपने सोक करना। ठीक है जी, अच्छा सा उसको मलमल के कपड़े में रख के उसको खूब प्रेस किया और किसी हैवी चीज से उसको दबा दें आप। ठीक है, ताकि बचा कुछ पानी भी जो है सब कुछ पानी उसका निकल, तकरीबन आधा घंटा लगता है सारे और कुछ ना मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, फौरन से कॉटेज चीज बन जाए आपके, है ना? बिल्कुल। और फिर आप उसको किसी भी शेप में काट लीजिए। ठीक है, जो कि मुझे मटर के साथ बनाना था तो मैंने कहा क्या मैं इसको स्क्वायर काटूं, मैंने इनके ना बॉल्स बना ली। अच्छा, आपने फ्लेवरिंग कौन सी डाली है? अच्छा, अगर आपको फ्लेवर करना हो तो जब आप दूध फाड़ रहे हो तो 1 चमचा जैसे आपने लीमू को डाला और 2 चमचे सिरका, उसी वक्त आप उसमें हल्का सा नमक, पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ कुटी हुई लाल मिर्च एंड जीरा भी पिंच ऑफ। अच्छा, मैंने इस तरह करके दूध में ही डाल दिया था। सही है, तो वो सारा उसी में रह गया, फ्लेवर उसमें सारा आ गया और बस ये वो बाली बन गई। सही है जी, और मैंने इसको खाई, बहुत मजे की थी। वैसे भी खा सकते हैं, अगर आप चाहें इसको हल्का से फ्राई करना, शैलो फ्राई करें और वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये शेप पकड़ लेती है वो पनीर, है ना? कोई ऐसा वो नहीं है कि फिर बना के इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। अब इसको सेट हो गया। हाँ, सेट हो गया, 1 हफ्ते भी रख सकते हैं। और ये बिल्कुल एंड में डालेंगी ना? बिल्कुल एंड में, तकरीबन ऑलमोस्ट जो है देखिए मटर जो ताज़ा थे तो गल चुके हैं। ठीक है, सही है। जरा शक्ल दिखाएं, देखें। अच्छा, पनीर नहीं ना, आप आलू भी बना सकते हैं ऐसी, आलू मटर के सालन। देखिए आलू मटर तो बहुत कॉमन है, बहुत बनते हैं भी हर घर में। आलू मटर का सालन कम बनता है ना बनता है, सर्दी में तो बन ही जाता है। वो उस तरह की इंडियन टाइप की वो बनता है ना, उस तरह का जो पाव भाजी स्टाइल बनता है ना, वो मैश करके। सीधे साधे घरों में ना आलू मटर बनते हैं सालन। सब्जी तो बनती है लेकिन सालन नहीं बनता। नहीं, इसी तरह इसको शोरबे वाला कर देना। शोरबे वाला। बहुत से लोग इसमें अंडा भी डाल देते हैं। हाँ, थोड़ा सा बच्चों की वजह से सालन। अंडा मटर सालन पहले बहुत बनता था, मुझे याद है, मेरी नानी बहुत बनाती थी अंडा। मेरी अम्मी बहुत बनाती थी, मुझे बिल्कुल ही पसंद। मुझे भी नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद। आलू अंडे बनाए जाए और खाए जाए, सूखी मेथी डाल के, होता मजे का, बाज़ दफ़ा रोटी चूर के खाओ। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। अच्छा सादिया, हम लोगों ने एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर अचार कैसे बनाती है सादिया, ये आपको बताएंगी इस ब्रेक के बाद। मटर पनीर अज्जा: मटर 1 कप, पनीर 6 से 7 अदद, प्याज उबली पिसी 2 अदद, टमाटर उबले पिसे 4 अदद, लहसुन अदरक 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, हल्दी हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप, सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चमचा, फ्रेश क्रीम 3 चाय के चमचे, कड़ी पत्ते 2 अदद। वेलकम बैक। मुझे डायरेक्टर कह रहे स्माइल, मैंने कहा आज कोई गोश्त नहीं बन रहा, ना मुर्गी बन रही, ना मीठा बन रहा, सारे एक अचार बन रहा है और एक कैसे स्माइल करूं बताएं? आपकी स्माइल मुर्गी से आती है। मेरी स्माइल मज़ेदार खाने से आती है। खैर, ये जो हम आज बना रहे हैं, मैं वैसे वेजिटेरियन लवर हूँ, मुझे सब्जियाँ बहुत पसंद हैं, आप रोज़ाना मुझे सब्ज़ी खिला दें, मैं खुश हूँ। ज़रा दीदार करवाइए ये मटर का सालन जो हमने चढ़ा दिया है। जो मटर जो है बिल्कुल गल चुके हैं, मसाला इसका भुन चुका है। ठीक है, और अब इसके फाइनल स्टेज पे आपने क्रीम भी डालनी है और पनीर भी। तकरीबन 3 से 4 चमचे इसमें क्रीम जाएगी बिल्कुल लास्ट पे। ठीक है, ठीक है। ये बहुत रिच है, आप देखें। हाँ बिल्कुल। हर वक्त गोश्त खाना भी अच्छा नहीं है, इतना महंगा गोश्त हो गया। लगती हैं सब्जियां तो खैर। और ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पनीर, जो कि मैंने बॉल्स की शेप में काटी हुई थी। अच्छा, पनीर डालने के बाद तो फिर हम इतना कुक नहीं, अब बस 5-7 मिनट के लिए बहुत है। ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह इसमें मिक्स। और मैं आपको बताऊँ, इस तरह की डिशेस ना एक आध ज़रूर दावतों में भी रखा करें। अच्छा, मेरे को जो दावत होती है जो दावत होती है, यकीन करें कि आधे लोग तो इसलिए आते हैं कि खाना बहुत अच्छा बना हुआ होगा, और सारा पुराने ज़माने का खाना बना। पुराने ज़माने। अच्छा, पुराना ज़माना नया ज़माना क्या है? पुराने ज़माने में देखें, अब जो नए ज़माने में कढ़ाइयाँ बनेगी, चिकन कढ़ाई, सनवारी कढ़ाई, वाइट कढ़ाई। पुराने ज़माने में कोरमा। अच्छा ठीक है, सालन वाले चीज़ें, किसी कोफ्ते। अब कौन बनाता, इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना, तो कोई नहीं बनाता। कोफ्ते तो अब बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो बस वो मैं ये बनाती हूँ। ये रेडी है। मीठे में भी मैं कुछ ना कुछ पुराना, वो भी पुराना। हाँ, वो खीर, शाही टुकड़े, गुड़ के चावल, ऐसी चीज़ है ना। हाँ। मज़ा आता है। तो फिर वो आजकल के वो 3 मिल्क केक और वो तो फिर ऑर्डर पे आ ही जाते हैं ना। और पता नहीं क्या बोनापाई कौन सी होती है वो? हाँ, बनाफी पाए। सोचें, नाम इतना मुश्किल तो खाना कितना मुश्किल। चलें जी, ये तो हो गया बिल्कुल। डिलीशियस केक।
डन हो गया। ये इसको बस हम डिश आउट करेंगे, ये रेडी है। थोड़ा सा मैं अभी डाल देती हूँ, थोड़ा हम इसमें एंड में डाल देंगे। ये हमारा बिल्कुल तैयार। अब आ जाएं ज़रा अचार पे कि अचार आपने बनाना कैसे है। और ये अचार आप बना रही हैं एक तो गाजर का और एक प्याज का, इसके अलावा भी हम यही रेसिपी को फॉलो करके कोई दूसरा अचार भी बना सकते हैं किसी और सब्जी का? अच्छा, शलजम वलजम का? ना वो नहीं, वो सिर्फ पानी वाला बनेगा ना। अगर आप चाहती हैं गाजर के अचार में आप नींबू ऐड कर सकती हैं, या जो बीन्स आते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हर कोई नहीं खाता बीन्स घर में, तो इसलिए तो मुझे लगा कि प्याज का अचार, हाँ पहले हम प्याज का अचार बना लेते हैं। तो अच्छा, प्याज मैंने काट ली है इस तरह से, थोड़ी मोटी मोटी। चाहे तो आप बारीक भी काट सकते हैं। अच्छा, छोटी वाली प्याज ले लें, जो गोल वाली प्याज होती है, अक्सर लोग वो भी डाल देते हैं सिर्फ अचार के लिए, है ना? वो भी ले सकते हैं, ढूंढनी पड़ेगी ना इतनी छोटी छोटी प्याज। हाँ ठीक तो है। इसलिए बेहतर ये है कि आप इसको इस तरह काट लीजिए स्क्वायर में, या फिर आप बारीक बारीक वैसे काट लें, सालन के लिए वैसे काट लें। तो मैंने कहा कि इस तरह हम काट लेते हैं, ठीक है। फिर ये इस तरह अलग भी हो जाते हैं, परत इनके अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये प्याज आ गई, तकरीबन 3 से 4 अदद प्याज है, ज़्यादा नहीं है। इसको धो के और खुश्क कर लिया था, पानी नहीं है इसमें, ठीक है। ये प्याज आ गई हमारे पास, ठीक है। ये हमने, अच्छा जो मुझे मसाले चाहिए ड्राई करने के लिए, ड्राई रोस्ट करने के लिए, हमें चाहिए कि ये हमारे पास साथ साथ डालती रहे ना इसको पहले हम थोड़ा सा भूनेंगे, तो वही तो साथ साथ डालती रहे। मैंने कहा आप इसमें डाल दो। नहीं ठीक है भूनने में मैं ये जलाती हूँ ना, ताकि ये भुनाई भी साथ कर लेना। चले, हमें क्या चाहिए? राई। पानी आ गया इसके अंदर, अभी खुश्क हो जाएगा। मैंने चूल्हा जलाया ना। इसमें हमें चाहिए राई, तिल है, सफ़ेद ज़ीरा है, मेथी दाना है, कलौंजी है और ज़ीरा है। ये सौंफ है, ये ज़ीरा, ठीक है। ये 6 चीज़ों को हमने भूनना है, ठीक है, सही है। 2 चमचे हमें चाहिए होंगे इसके लिए, लेकिन मैं ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि हम गाजर में भी यही चीज़ें ऐड करेंंगे, ठीक है। हम 2 अचार बना रहे हैं ना एक्चुअली, तो बस ये थोड़ा इसको स्लो कर दीजिएगा, क्वांटिटी उस हिसाब से, ये चीज़ें मेरी जल ना जाए, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, तकरीबन 4 ही है, मैं पूरा डाल देती हूँ, ठीक है। ठीक है। तिल आखिर में, क्योंकि तिल जल जाते हैं। ये आ गई सौंफ, ये चीज़ साफ़ कर लीजिएगा कहीं से मट्टी वगैरह ना हो। ये आ गया ज़ीरा, ये आ गई हमारे पास कलौंजी, ठीक है। और ये आ गई हमारे पास मेथी दाना, ठीक है। ये 4 चमचे आप ले लीजिए जी। बस हल्का सा इसको हम रोस्ट करते हैं, ठीक है। और रोस्ट करके ये प्याज में डाल देंगे हम। इसको हम थोड़ा सा कूट लेंगे, या मशीन से आप तो ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना होता इसको, सही है। हल्का सा एक खुशबू आ जाए रोस्ट की। तिल थोड़ा सा एंड में, क्योंकि तिल को अगर आप डाल देंगे ना गरम पैन में, तो वो ऑयल छोड़ देता है, सही है, ठीक है। राई हो गई, राई, मेथी दाना, ज़ीरा, सौंफ और तिल। देखो खुशबू आ रही है ना। तो बस अब ये मैंने इसमें डाल दिया ज़ीरा, और हम बंद कर दें, इसका चूल्हा बंद कर दिया। अच्छा, ज़्यादा नहीं रोस्ट करना। इसको भी हम ब्लेंडर कर लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं, ठीक है। पीस लें या वैसे कूटना है? जो भी हो, ठीक है। अच्छा, इसको हम कूट के रखते हैं। बाकी जो इसमें डलना है प्याज में, वो ज़रा बताएं क्या क्या डलना है। इसको अभी ब्रेक आएगी तो हम कूट के रख लेंगे। ये प्याज आ गई हमारे पास, थोड़ी मोटी मोटी कटी हुई। इसमें हमने डाला ये कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा तेज़ नहीं अच्छा लगता प्याज, अगर आप चाहते हैं स्पाइस खाना तो ठीक है डाल लें, लेकिन मुझे लगता है कि बस एक भर के चमचा, ठीक है। लाल कुटी मिर्चें, नमक तकरीबन ये भी 2 टीस्पून समझ लें, थोड़ा बड़ा चमचा है, ठीक है, ठीक है। ये आ गया इसमें, और ये नींबू का रस है। अच्छा, तकरीबन ये समझ लीजिए 3 से 4 नींबू, आजकल बड़े नींबू अभी आए हुए ना, तो ये आप इसमें डाल दीजिए, ठीक है। ये भी इसमें आ गया, और ये आधा कप के करीब जो है वो सिरका है, ठीक है। अच्छा, ये है सिरका, हाँ। तो इसमें ऑयल वगैरह मैं डाल रही हूँ। अच्छा, ये अपने इसमें डाल दिया, ठीक है। यही सेम चीज़ आप गाजर के साथ भी कर सकते हैं। इसी तरह से गाजर आपने कट करके रखी हुई है, ये भी कच्ची है ना? जी हाँ, कच्ची गाजर है, ठीक है। इसको डालेंगे तो बताते हैं फिर, सही है। इसको आपने अच्छा सा मिक्स कर लिया। हाँ, बहुत से लोग इसमें हरी मिर्चें भी डाल देते हैं, ठीक है, तो मैं 1-2 डाल देती हूँ इसमें, सही है। ब्रेक में बल्कि गाजर का भी आप बना लेना एक बोल में, सारी चीज़ें इसी में डाल लेंगे ना। हाँ, और ऑयल बाद में डालेगा।
ऑयल हमारे पास है ना, ऑयल जो है वो ये किया मैंने कि उसको मैंने गर्म करके ठंडा कर लिया। अच्छा, ठीक है, गरम ऑयल नहीं डालते, सरसों का तेल हमेशा यूज करेंगे। हाँ, अचार हमेशा सरसों के तेल में बनता है और हर घर में होता है। आपने एक बॉईल देके और बंद कर दिया, गरम किया उसको तेज। जी जी जी, ठीक है, ताकि उसकी जो खुशबू होती है ना वो उसमें से हट जाए। ठीक है। अच्छा, कितना डलना है ऑयल वो दिखा दो। तकरीबन इसके लिए जैसे मैंने ये 3 से 4 प्याज है ना, इसके तकरीबन हमें आधा कप, ठीक है, ज़्यादा या आधा कप बस सही है। बस ऑयल डाल दे, हमारा सिर्फ ये मसाला रहता है, ये हम कूट कर ये हमारे पास है ऑयल। इसको मैं पानी समझ बैठी थी थोड़ी देर पहले। सही, हाँ, बड़े मजे से ऐसी चक्री क्या है क्या, फिर भी नहीं पता चल सका आपको। हाँ हाँ। अच्छा, कड़ी पत्ता तो नहीं डालना है ना इसमें? कड़ी पत्ता भी डालती हूँ मैं, डालती हूँ। ठीक है, हाँ, वो सारी चीज़ें डालने, सिर्फ ये रह जाएगा। उसके साथ ही डालूंगी मैं कड़ी पत्ता। ठीक है, ये देखें जी, हाफ कप ऑयल गया है। और इसको कितने दिन तक रखना है? बस 1 वीक। 1 वीक तक बंद करके रख दें हम? जार में रखें, किधर रखें? हाँ, जार में रखिए। 1 वीक मतलब ये नहीं कि 1 वीक बाद खाना है। ओह, अच्छा। नहीं, आप इसको खा सकते हैं, ये तैयार है। अभी खा सकते हैं? अभी के अभी आप बिल्कुल खा सकते हैं, मटर पनीर के साथ अभी के अभी खा सकते हैं। और 1 हफ्ते तक चलता रहेगा? 1 हफ्ते तक खा सकते हैं, 1 हफ्ते तक रखना नहीं है। ठीक है, वो दूसरा वाला अचार होता है। ओके ओके, ठीक है जी। इसमें वो तो कैरी का अचार वाला होता है ना, वो बनता है ऐसे। बस सही है। अभी गाजर का रहता है, गाजर का हुआ तो आपके सामने ही बनाते हैं, इसको हम कूट के रखते हैं और आपका इंतजार करते हैं। स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग आवर शो। प्याज का अचार, अज्जा, तिल 2 खाने के चमचे, सौंफ 2 खाने के चमचे, मेथी दाना 1 खाने का चमचा, कलौंजी 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, साबित हरी मिर्च 4 से 5 अदद, सफ़ेद सिरका 1 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, प्याज 4 अदद, सरसों का तेल आधा कप, कड़ी पत्ते हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तिल, सौंफ, मेथी दाना, कलौंजी और जीरा तवे पर भून लें। अब प्याज को मोटा मोटा काटें और धोकर छलनी में रख दें। फिर प्याज में सारे मसाले, सिरका और नींबू का रस डालें। अब तेल गर्म करके कड़ी पत्ते और जीरा फ्राई करें और प्याज में शामिल कर दें। मटर पनीर, अज्जा, मटर 1 कप, पनीर 6 से 7 अदद, प्याज उबली पिसी 2 अदद, टमाटर उबले पिसे 4 अदद, लहसुन अदरक 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, हल्दी हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप, सफ़ेद जीरा आधा चाय का चमचा, फ्रेश क्रीम 3 चाय के चमचे, कड़ी पत्ते 2 अदद। तरकीब: तेल गर्म करके सफ़ेद जीरा और कड़ी पत्ते डालें। अब इसमें लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर का पेस्ट डाल दें। फिर नमक, लाल मिर्च, हल्दी और पानी शामिल करके भूनें। उसके बाद मटर डालकर गला लें। आखिर में पनीर और फ्रेश क्रीम डाल के दम पर रख दें। बथुए की रोटी, अज्जा, आटा 2 कप, बथुए का साग 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बथुए का साग अच्छी तरह धोकर उबालें। अब इसमें 1 छोटा चमचा नमक डालें। साग गल जाए तो छलनी में रखें और ठंडा होने पर पीस लें। फिर इसे आटे में डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और हल्के हाथ से गूंद लें। 10 मिनट बाद पेड़े बनाएं और रोटी पका लें। जवाब, सीरियसली लाजवाब सादिया, मज़ा आ गया। थैंक यू वेरी मच। बथुए की रोटी भी भाई मुझे नहीं पता था और ये आटा गूंद के लेकर आई हैं। बथुआ देखें, ये सीजन में ही मेरा ख्याल से मिलता होगा, है ना? हाँ, सर्दियों में ही आता है ये। जैसे सरसों का साग होता है, मेथी है, पालक है, तो ऐसे ही बथुआ का साग भी आता है। बहुत सबसे पहले इसको बाथू भी कहते हैं। अच्छा, हाँ। और इतने मज़े की रोटी बनी है। ये आपने आटा लिया था, आटे में बथुए को क्या किया था? अच्छा, मैंने क्या किया कि बथुआ बच्चे तो नहीं खाते हैं, बहुत से बड़े भी नहीं खाते, उनको पसंद ही नहीं आता कि ये क्या खाएं हम लोग। ऐसे आपको इसकी आदत हो जाएगी ना, ये तो मैं रोटी। अच्छा, तो क्या किया आपने? बथुआ ये रखा हुआ जैसे आपको दिखाया। सही है। और अब बथुए को साफ़ किया, साफ़ करने के बाद धोया, धो के मैंने इसको उबाल लिया। उबालने के बाद थोड़ी सी पानी उबाला, ज़्यादा पानी में, ठीक है। और उसके बाद इसको मैंने पीस लिया। बस सिंपल आटे में मिक्स किया, आटे में डाला, खुश्क आटे में डाला, अच्छी तरह हाथ से मिक्स किया और फिर हल्के पानी से गूंद लिया। बस सिंपल। ये जैसे नमक डालते हैं उसमें आप नमक डाल लें, जीरा डाल लें, कुछ फ्लेवर डाल लें। कोई मज़े की रोटी बनी है। हालांकि रोटी में कोई फ्लेवर नहीं है, लेकिन ये जो आपने पनीर मटर बनाया ना, बहुत मज़े का बना। अच्छा, अगर आप ऐसी ये बथुआ बनाती ना तो कोई भी नहीं घर में खाता, नहीं खाता। तो अब ये रोटी जो थी वो मेरे घर में सबने, बच्चों ने भी खा ली कि ग्रीन रोटी बनाई है। मैंने कहा आज ग्रीन रोटी बनाई है। आज ग्रीन नहीं, बहुत मज़े की लग रही है। इस तरह सबने ये जो ना अभी शो के बाद सुकून से बैठकर खाती हूँ मैं ज़रा। और ये मेरी अम्मी की फेवरेट है, मेरी अम्मी बनाती थी। तो अब सही है जी। और इसमें बस सिर्फ तेल लिया, घी है, देसी घी, वो लगाएं, घी लगा लें और सर्व करें। अच्छा, बाय द वे, यहाँ पर जो है वो अचार हमने जो तैयार करके रखा हुआ था, आपने ये मसाला कूट के भून के जो है वो पीस लिया हमने। अब बस सिर्फ एंड में वो जाएगा। बस मैं डाल दूँ थोड़ा, अगर आप रोटी को देख लें। मैं छोड़ दूँ, ये इस पर लगा बना लेती हूँ। ये ले, ठीक है, आप डाल दें मसाला और हमारा। अच्छा, जो मसाला हमने पीसा था ये मैं प्याज में ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 चमचे करीब।
और यही मसाला मैं डाल रही हूँ गाजर में। गाजर को हमने बारीक बारीक काट लिया था और ये इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है, आपने सुना था? हाँ, सीरियसली अचार वाली आ रही है। अच्छा, पीसते वक्त ना कड़ी पत्ता भी डाल दिया था? हाँ, कड़ी पत्ता भी हमने इसमें रोस्ट करके डाल दिया था उसी के साथ साथ ही। अब हमने सिर्फ इसको बर्नियों में निकालना है। हाँ, गाजर में रह गया था ये हमारे पास सिरका, वो भी चला गया। हमारे पास रह गया था ये सरसों का गाजर भी साथ साथ तैयार हो रहा है। चलो जी, ये भी हमारा जो है मेरे पास मौजूद है, हम बर्नियों में निकालते हैं। दोनों अचार जो है वो तैयार हो चुके हैं, गाजर का भी प्याज का भी। आराम से इसको आप आज ही अभी से खा लें और एक हफ्ते तक इसको आप आराम से एंजॉय करें। चलें जी, बर्नियों में डाल के ज़रा लोगों को दिखाते हैं इसकी लुक। इतना कोई मज़ेदार सा अचार भी आपने बनाया और बर्नी में डालने के बाद ना ये और अचार वाली शक्ल एक आ गई है। भाई मैंने तो आज बड़ा एंजॉय किया। ये बतवे की रोटी, पराठा कह लीजिए, रोटी कह लीजिए, और साथ में ये जो क्रीम वाला आपने मटर पनीर, बहुत मज़ेदार है। अच्छा बना, वेरी गुड रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि वो रिकैप ब्रेक में लोगों ने देख ली होंगी सारी रेसिपीज़, और नहीं देखी तो अब रिपीट शो पे ज़रूर देखिएगा और ये बनाइएगा ज़रूर। सादिया का तो हम थैंक यू करना चाहेंगे। सादिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका बहुत अच्छी रेसिपीज। मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके दोबारा से, और सारी वो चीज़ें याद आ गई, पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, सब कुछ याद आ गया। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। तब से चल रहे हैं, अब तक चल रहे हैं और आगे पता नहीं कब तक चलना रखा हुआ है। खैर, एनीवेज थैंक यू सो मच। आप तमाम देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हम लेते हैं आपसे इजाज़त इसी बात के साथ कि अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छे अच्छे गुमान में रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।